क्योंकि कांग्रेस ने जो पाप किया था उसके चलते ना तो किसी भी दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का वेलफेयर हुआ, बल्कि उन्होंने जो बोर्ड बनाए और जो बोर्ड में लोगों को रखा, क्योंकि सरकारें उन्हीं की चलती थी, तो उन्होंने लूट का अड्डा बना लिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया, इन संपत्तियों को लूटने का काम किया। एक विभाजन तो कराया ना, आपने पाकिस्तान बनाया, और दूसरा विभाजन आप वक्फ के जरिए कराना चाहते थे कि वक्फ की जब अकूत संपत्तियां हो जाएंगी, भाई 8 लाख संपत्तियां हो गई, 9,40,000 एकड़ जमीन हो गई पूरे देश के अंदर, तो इतने में तो पूरे 2-3-4 शहर बस जाएंगे। तो अगर शहर बस जाएंगे तो वक्फिस्तान की मांग हो जाएगी कि हमें साहब एक वक्फिस्तान दे दिया जाए पाकिस्तान के बाद। वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट बिल लोकसभा में आ चुका है, जिसको जेपीसी में भेजा जा चुका है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता मोहसिन रजा जी हैं। मोहसिन जी, संवाद लाइव पे स्वागत है आपका। थैंक यू। मोहसिन जी, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो ये जो बिल है, इसमें अमेंडमेंट हो रहा है वक्फ बोर्ड का, क्या है ये बिल? आसान भाषा में अगर आप बताना चाहें। देखिए, अनियमितताओं पर, निरंकुश बोर्डों पर अंकुश लगाना, निरंकुश वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाना, और समय समय पर इस तरह के अमेंडमेंट्स, इस तरह के संशोधन होते रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने 54 में किया, 64 में किया, 2013 में अमेंडमेंट एक्ट किया, मतलब अमेंडमेंट किया है एक्ट में। तो इस समय ये देश की मांग है, देश की मांग के आधार पर ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है, और इसमें सभी दलों के लोगों से चर्चा करने के बाद लाया गया है, और सदन में भी चर्चा हुई विस्तार से। हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने बताया सारी चीज़ों को कि हम क्यों ला रहे हैं इसको लाने की आवश्यकता क्या है। इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने जो पाप किया था उसके चलते ना तो किसी भी दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का वेलफेयर हुआ, बल्कि उन्होंने जो बोर्ड बनाए और जो बोर्ड में लोगों को रखा, क्योंकि सरकारें उन्हीं की चलती थी, तो उन्होंने लूट का अड्डा बना लिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया, इन संपत्तियों को लूटने का काम किया कांग्रेस के लोगों ने, और लगातार 25 साल तक लूटते रहे। और आम गरीब आदमी को उसमें न्याय नहीं मिला, ना आम गरीब आदमियों को उसमें कोई कल्याण हुआ उनका, ना कोई वेलफेयर हुआ। वेलफेयर अगर हुआ तो कांग्रेस, सपा, बसपा, क्योंकि ये अलायंस के लोग थे उनके, तो इस तरह के लोगों ने इतनी लूट मचा रखी थी कि बोर्ड अपनी शक्तियों से इतनी शक्तियां दे दी कि इतनी शक्ति तो सऊदी अरब के बोर्ड को नहीं है, ओमान के बोर्ड को नहीं है, हिंदुस्तान में किसी और बोर्ड को नहीं है, खाली वक्फ बोर्ड को ही इतनी शक्ति दे दी थी। तुष्टीकरण की राजनीति इसी को कहते हैं कि अपना भी लाभ साधा और राजनीतिक लाभ भी लेने के लिए ये खेल कांग्रेस ने किया था। तो उसके परिणाम स्वरूप आज हमारी सरकार लगातार इस पर काम कर रही थी, अध्ययन कर रही थी, लोगों के साथ में बैठ के विचार विमर्श हो रहा था, तमाम लोगों के कहना चाहिए मशवरे लिए गए, तमाम लोगों ने सुझाव दिए थे, तमाम अलग अलग राज्यों में जाकर बात किया, राज्यों के अलग अलग पदाधिकारियों को और चेयरमैन वगैरह को बुलाकर मीटिंग्स हुई, वहाँ जाकर हुई। तो तमाम चीज़ों के ऊपर अध्ययन करने के बाद ये निर्णय पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी सरकार, कि ये अमेंडमेंट लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जनहित में है। अगर ये नहीं लाया गया तो ये करप्शन नहीं रोका जा सकता। ये मनमाना तरीके से बोर्ड का जो चलन है कि जिसको चाहा बना दिया, जिसको चाहा हटा दिया। आप एक पर्चा लेकर गए, आपने रजिस्टर्ड कर दिया कोई वक्फ, वो रजिस्टर हो गया, मालूम हुआ वो जितेश का है। अब वो कैसे हटाएंगे आप? क्योंकि अब उसकी सुनवाई तो वक्फ बोर्ड में होगी। वक्फ बोर्ड कोई न्यायालय तो है नहीं, तो ये तो हमारे संविधान से ऊपर उठकर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि ये अपने यहाँ सुनवाई करती थी या वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए। तो ये दोनों की जुगलबंदी थी कि ये भी अपना गलत कर रहे हैं और वहाँ से भी उसको कोई निर्णय नहीं मिलना है। तो इसलिए इस पर बोर्ड को अंकुश लगाना, निरंकुश बोर्ड को, और लोगों को न्याय देना, इन संपत्तियों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। उसका मालिक बनाया नहीं गया था वक्फ बोर्डों को। लेकिन जो आज आवाज़ उठा रहे लोग हैं, जो विपक्ष के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, एक्चुअल में इन्हीं लोगों के पास में सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। ऐसे ही अमेंडमेंट आएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर से लोग जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, जिनकी नॉलेज में है, वो शिकायती पत्र लेकर आएंगे, फिर उस पर भी जांच होगी। इतनी बड़ी संपत्ति के बाद भी आज भी आदरणीय मोदी सरकार से हमारी गरीब बहनें अपने लिए ट्रिपल तलाक का उन्होंने फैसला पाया। आज भी गरीब मुसलमान मोदी सरकार में मकान पा रहा है, राशन पा रहा है, रोजगार पा रहा है। तो इसका मतलब है कि उत्थान तो इन्होंने नहीं किया था 60 वर्षों में, 10 साल में जो मिला है वो हमारी सरकार में, आदरणीय मोदी सरकार में मिला है। तो इसलिए हमारी नीति और नीयत साफ है। आप यूपी में अल्पसंख्यक विभाग में मंत्री भी रहे हैं, आपने वक्फ के लिए काम भी किया है। आम मुसलमान
कितनी दूर है अभी भी वक्फ की संपत्तियों से, क्योंकि विवाद भी बहुत आता है कि कोई मार्केट बन जाती है, कहीं कुछ कब्जा हो जाता है, तो वक्फ का काम क्या है बेहतर करना? वक्फ का काम था, सीधे सीधी सी बात है, इन संपत्तियों को संरक्षित करना। वक्फ का और कोई काम नहीं था। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने अपने 11 के अमेंडमेंट में इतनी शक्तियां अपार दे दी कि उन शक्तियों का दुरुपयोग हुआ और उसके चलते एक भी दबे कुचले गरीब मुसलमान का इससे कल्याण नहीं हुआ। कोई एक मुसलमान ले आइए, आप तो बाकायदा पूरे शहर में जाते हैं, दोनों वक्फ बोर्ड भी जाते हैं, आप जाइए उनसे कहिए कि हमें 2 आदमी ऐसे दीजिए कि जिनको पढ़ा लिखा कर किसी को अपने वक्फ की आमदनी से डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, किसी बच्ची की शादी कराई है, किसी बेवा औरत के लिए आपने कोई उसका भत्ता बांध दिया हो या किसी का इलाज कराया हो। एक भी आदमी अगर दोनों वक्फ बोर्ड दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक आदमी नहीं है इनके पास में। ये झूठ बोलते हैं, अगर कहेंगे भी तो झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये हमेशा अनुदान का रोना रोते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास में 30-30 महीने से हमको सैलरी नहीं मिली है, कोई कहता है 25 महीने से सैलरी नहीं मिली, हमारे पास लेकर आते थे। तो मैं मुस्कुराता था, क्योंकि मैं इनके घरों के बारे में आप लोगों से सर्वे करा चुका हूँ, अपने लोगों से सर्वे करा चुका हूँ। उनके बारे में मुझे पता है कि 3-3, 4-4 मंजिला भवन है इन सबके, जिनकी तनख्वाहें 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बोर्ड में हैं। तो ये कहाँ से इतना पैसा ले आए? और फॉर्चूनर गाड़ियां हैं, बड़ी एक्सयूवी से नीचे नहीं चलते हैं, तो सारी आराइश की चीज़ें हैं, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये गरीबों का हक छीन के ही तो कर रहे हो आप। अब आज अगर एक गरीबों के लिए ये लाया जा रहा कानून और न्याय देने के लिए तमाम लोगों के लिए लाया जा रहा है, तमाम हमारे हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टियां दर्ज हो गई, 4 लाख से 8,000 हुई, 8 लाख हुई हैं, तो 8 लाख में बहुत सारी ऐसी संपत्तियां पूरे देश में शिकायतें आ रही हैं कि वो हिंदू भाइयों की संपत्तियां थी। वही वाली बात कि एक एप्लीकेशन पर जब आप रजिस्टर करेंगे, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं लेंगे, सत्यापन नहीं कराएंगे, तो आप मनमाने तरीके से बोर्ड चलाए गए। तो इसीलिए उस पर अंकुश लगाने के लिए, निरंकुश बोर्ड को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ये कानून लाया गया है। और आगे बहुत बड़ा उत्थान और वेलफेयर होगा हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का, ये मुझे पूरा यकीन है। और जिस दिन ये इंप्लीमेंट होकर आएगा तब हम आपसे कहेंगे, जितेश, कि आप आइए, हम आपको दिखाते हैं कि 1 साल के अंदर ही इसका परिणाम आ जाएगा। क्योंकि 1,30,000 संपत्तियां तो ये शो करते हैं उत्तर प्रदेश के दोनों बोर्ड। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है हमारे पास 1,24,000 है, और वो कहते हैं हमारे पास 8,000 हैं। और जो केंद्र आंकड़ा दे रहा है वो 2 लाख प्लस का आंकड़ा दे रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, और 15,000 संपत्तियों का आंकड़ा दे रहा है शिया वक्फ बोर्ड का, जो वक्फ काउंसिल दे रहा है। तो कल जो रखा गया है सदन में वो आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको। तो इसका मतलब है कि 75,000 वक्फ इन्होंने गायब कर दिए और 12-13,000 वक्फ उन्होंने गायब कर दिए। तो ये चोर कौन है? ये शक्तियां जो दी थी जो चोरी करने के लिए, तो इन्हीं के बीच में वो चोर भी हैं, उनको भी पकड़ने का काम करेगी। लंबी जांच भी चली थी लखनऊ में, शिया वक्फ बोर्ड पे जांच भी हुई। जांच दोनों जगह पे हो रही है। ये जो हम लोगों ने सीबीआई जांच कराई है वो हमारी सरकार ने करी है, उसमें हम लोगों ने कई एफआईआर भी कराई हैं, और सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं की जांच है। वो तो होगी, इसलिए होगी क्योंकि पिछले कई, आप देखिए, आप यहाँ से आप बैठे हैं, आप लखनऊ में टहलते हैं, आप चले जाइए यहीं आसपास की, आपको खाली जो लोग धर्म की बात करने के लिए कह रहे हैं धार्मिक मामला है, ये मामला है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, हजारों की तादाद में मस्जिदें मुतवल्लियों ने तोड़वा के नीचे मार्केट व्यवसायी बनाए हैं, इनके बारे में आपने कभी एतराज नहीं किया? आपने कभी आवाज नहीं उठाई? किसी मौलाना ने नहीं आवाज उठाई? एक नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 50 मतलब 20 हजार मस्जिदें हैं ऐसी जिनको तोड़कर और मार्केट बनाए गए और ऊपर स्लैब डाल के मस्जिद को ऊपर कर दिया गया, और नीचे दुकान खुली है, कोई चार मीनार में बिरयानी खा रहा है, तो कोई जब्बार कॉफी हाउस में कॉफी पी रहा है, मस्जिद ऊपर चली गई है, नीचे मार्केट बन गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पास चले जाइए, आलमबाग चले जाइए, हर जगह पे आपको रतन स्क्वायर पे चले जाइए, वहां मस्जिद के नीचे। तो ये दुकानें कौन चलवा रहा है? अगर वक्फ बोर्ड की मर्जी नहीं है तो वक्फ बोर्ड ही ने तो मुतवल्ली बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब शामिल हैं, और ये लूट का अड्डा बना हुआ था, करप्शन का अड्डा बना हुआ था। लाखों करोड़ की लूट हुई है, लाखों करोड़ की, हजारों की खत्म हो गई अब बात। पहले हम लोग कहते थे हजारों करोड़ का घोटाला है, अब तो साफ हो गया है कि लाखों करोड़ का घोटाला खाली उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को लेकर हुआ है। तो क्या इसकी जांच नहीं होना चाहिए? क्या इस पर अमेंडमेंट एक्ट नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आना चाहिए तो फिर हमारे गरीब मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा उत्थान कैसे किया जाए, बताओ ना। ये तो तुम्हें मौलाना आके भड़का रहे हैं, तमाम मुस्लिम नेता आके तुम्हें भड़का रहे हैं कि साहब ये देखिए मुसलमानों की संपत्ति लिए ले रहे हैं। संपत्ति तो यही लोग लेकर बैठे हैं जो तुमसे कहने के लिए आए हैं बाबा। जो कहने आए हैं यही लूट कर बैठे हुए हैं।
इन्हीं के पास में, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के पास में इमाम बाड़े हैं, दरगाहें हैं, ईदगाहें हैं, ये यही लोग लेकर तो बैठे हैं। ये कोई आम आदमी जितेश मोहसिन रजा के पास नहीं है, ये इन्हीं लोगों के पास में है, या कांग्रेस के नेताओं पास हैं, या सपा के नेताओं के पास में है, या अपराधियों के पास रही हैं संपत्तियां वक्फ की। हजारों करोड़ की संपत्तियां अपराधियों पास रही हैं। हैदराबाद वाले एक नेता हैं, उनके पास भी 2-3 हजार करोड़ की संपत्तियां हैं। आपने हैदराबाद की बात कही तो ओवैसी ने कहा है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। बांट तो आपने दिया था, आप दूसरा विभाजन कराना चाहते थे। उस समय आप तो कांग्रेस में थे, आपके साथ आपके परिवार के लोग तो कांग्रेस में थे। एक विभाजन तो कराया ना आपने, पाकिस्तान बनाया, और दूसरा विभाजन आप वक्फ के जरिए कराना चाहते थे कि वक्फ की जब अकूत संपत्तियां हो जाएंगी, भाई 8 लाख संपत्तियां हो गई, 9,40,000 एकड़ जमीन हो गई पूरे देश के अंदर, तो इतने में तो पूरे 2-3-4 शहर बस जाएंगे। तो अगर शहर बस जाएंगे तो वक्फिस्तान की मांग हो जाएगी कि हमें साहब एक वक्फिस्तान दे दिया जाए पाकिस्तान के बाद। तो ये तो आपकी पॉलिसी थी, तो उसको नाकाम करने का भी काम किया है, न्याय दिलाने का भी काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश यादव ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप, और दूसरे धर्म के लोग भी इसमें अगर काबिज हो जाएंगे, अधिकृत रूप से रहेंगे, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। अब आप ये बताइए, जो सरकारें बनती हैं, खासकर डीएम पे जो पावर जा रही है उसको लेकर उनका, आप ये बताइए, क्या वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को बना दिया जाए, पावर दे दिया जाए, या कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पावर दे दी जाए? हमारा सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है जिले पर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना। तो उससे ज्यादा बेहतर कौन देखेगा? क्या पहले देखा नहीं है? पहले ये व्यवस्था रही नहीं है क्या? और अमेंडमेंट जो हो रहा है, कोई हम पहली बार कर रहे हैं? अमेंडमेंट तो जब कांग्रेस कर रही थी तब तो आप साथ में थे, उनके साथ में आप तो बाकायदा सहयोगी दल में थे, सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे उनकी सरकार का। तो लूट में शामिल तो समाजवादी पार्टी भी रही है, और आपके नेता भी आज भी लूटे बैठे हैं। और इलाहाबाद के एक बहुत बड़े माफिया और अपराधी की प्रॉपर्टियां बताया जाता है 20-25 हजार करोड़ की थी, तो उसमें वक्फ की संपत्तियां भी तो बहुत सारी थी। तो किसने दे दी थी, और कौन उनसे ले सकता था? उससे कोई ले सकता था? नहीं ले सकता था। तो ये अपने आप में साफ साफ बात है कि ये सारा कुछ आप लोगों का किया हुआ है, ये सब शामिल है इसमें। और तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, जिनकी पार्टी की बुनियाद इंसानों के खून पर रखी हो, कार सेवकों की हत्या पर रखी हो, वो हमें आईना दिखाने चले, हमसे कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपकी पूरी पार्टी की बुनियाद इसी पर है। जब हजारों कार सेवक मर गए और तमाम लोगों को आपने हर्ट कर लिया और एक समुदाय को खुश करके आपने पार्टी बनाई है, और वही समुदाय आज भी आपके साथ गुमराह होकर वोट दे रहा है आपको। जिस दिन हम ये बना के अमेंडमेंट एक्ट और को आच्छादित करना शुरू करेंगे, तब वो आपसे सवाल करेगा कि आपने क्यों नहीं किया था, भाजपा ने क्यों किया? और कहते हैं कि उसमें हिंदू क्यों लाया जा रहा है। सरकार तो आप जब चलाते हैं तो आप हिंदू नहीं है क्या? आप बना दीजिए ना मुख्यमंत्री भी, किसी को डिक्लेयर कर दीजिए। आपके पास 30-35 एमएलए हैं मुस्लिम, आप डिक्लेयर करिए कि हम मुसलमान एमएलए बनाएंगे चीफ मिनिस्टर। नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि आपको भी वही सूट करता है, खाली उनका वोट चाहिए है, उनका सपोर्ट चाहिए है, बाकी देंगे उन्हें कुछ नहीं। अपराधीकरण अगर किसी ने किया है, हमारे समाज को अपराधी किसी ने बनाया है, वो समाजवादी पार्टी ने बनाया है। हमारे नौजवानों को अपराधियों का आइडियल अगर बनाया है किसी ने, मतलब हमारे बच्चे नौजवान वो अपराधियों को आइडियल मानते थे, उन्होंने कभी एपीजे कलाम को अपना आइडियल नहीं माना। क्यों? क्योंकि ऐसा चेहरा इन्होंने पेश किया कि देखो 25 बंदूकें लेकर चलो, 25 गाड़ियां लेकर चलो, भौकाल टाइट करो, लंबी लंबी मूछें हो, बड़े बड़े कुर्ते लंबे लंबे लटक रहे हों और साफा बंधा हो, घूम रहे हो लोग उनको वाह वाह करते थे। तो इस तरह से आपने अपराधीकरण किया कि नहीं किया? हमारे नौजवानों को अपराध की तरफ झोंक कर आपने हमारे एक समाज से हमको गालियां दिलवाई, और उसके बाद खुद भी आप पीठ पीछे हम ही को लूट रहे हैं। हमारे ही वोट से आप सत्ता में आएंगे, हमारे ही वोट से आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब आप ये बातें आएंगी तो आप कहते हैं अरे हिंदू मुसलमान आप क्यों कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। कौन है हमारा अल्पसंख्यक मिनिस्टर? बौद्ध है, पता है आपको? केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्री अल्पसंख्यकी है, लेकिन बौद्ध समाज से आता है, और किसके उत्थान की बात कर रहा है? मुसलमानों के उत्थान की बात कर रहा है, मुसलमानों के वेलफेयर की बात कर रहा है। आप हमें आईना मत दिखाइए। टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष की, चुनाव हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इसको लेकर ये कि टाइमिंग इसलिए ही चुनी गई क्योंकि चुनावी समय। देखिए, देश में चुनाव अलग अलग राज्यों में, अब हम कहते हैं एक देश एक चुनाव हो, उसमें भी इनको तुष्टीकरण और उसमें भी इन्हें धर्म याद आ जाएगा। अगर अभी हमारी सरकार इस पर निर्णय लाए तो ये उसमें भी बवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक देश एक चुनाव होगा तो ये उत्तर प्रदेश में
27 में चुनाव लड़ने की बात करेंगे, हम कहेंगे नहीं चलिए एक देश एक चुनाव होगा, जब अगला चुनाव होगा उसी के साथ होगा, कहेंगे नहीं ये तो साहब बीजेपी जो है जुल्म कर रही है हमारे साथ। तो किसी बल चैन तो है नहीं, चित भी अपनी पट भी अपनी, तो दोनों नहीं चलेंगी ना। अब देखिए हमारी नीति और नीयत कितनी साफ है। इस अमेंडमेंट में हमने सबको बोलने का मौका दिया सदन में बिल पेश हुआ, उसके बाद जैसे ही अमेंडमेंट पेश हुआ सबको बोलने का मौका दिया गया, सबने अपनी बात रखी और विस्तार से हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बात रखी। उसके बाद भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने हमारे कहा कि इसको जेपीसी को भेज दिया जाए। जेपीसी में सर्वदल के नेता होते हैं, बराबर समानता के अधिकार पर होते हैं, लिहाजा वहां से ही पास होकर आएगा। क्योंकि हमारे दिल में चोर नहीं है, जिनके दिल में चोर है, जिन्होंने लूटा है, वो चीख रहे हैं, हर चैनल पे आपको दिख रहे हैं बैठे हुए, उन्हीं के लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब बोर्ड तो बहुत सही काम कर रहा था, तो आपको फायदा पहुंचा रहा था। आप और बोर्ड की जुगलबंदी थी, इसी को तो खत्म करना है। हमें तो गरीबों का उत्थान करना है, जिनके लिए ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की गई है, इसका सही उद्देश्य जो है तभी होगा। एक्चुअल धर्म का उद्देश्य यही है कि गरीबों की मदद हो, तो हम वो काम करने जा रहे हैं। हमें ना बताइए कि धार्मिक है। आखिरी सवाल कि बिल जब पास हो जाएगा, जब भी पास होता है, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा और इस बिल से किसको राहत मिलेगी? इस बिल से सबसे ज्यादा राहत अगर मिलेगी तो हमारे समाज, मुस्लिम समाज को मिलेगी। मुस्लिम समाज के हर वर्ग को, दबे कुचले पिछड़े वर्ग को इससे सहायता और मदद मिलेगी, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना शुरू होगा। शुरू में मैं मान सकता हूं, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की अगर बात की जाए, सच्चर कमेटी 2005 में कांग्रेस ने ही कराई थी, ये भी ये नहीं कह सकते कि हमने कराई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इनकी पढ़ी गई सदन में, उन्होंने उस समय कहा था कि 1200 करोड़ रुपए की आमदनी आना चाहिए अब तक। ये 2005 की बात है, और आज की तारीख में कितनी आना चाहिए पर मंथ की बता रहे हैं। ये आमदनी, ये पर एनम नहीं थी, ये पर मंथ की आमदनी थी पूरे देश की, 1200 करोड़ रुपए की। और आज अगर उसको आप जोड़ें तो लाखों करोड़ में चली जाएगी। खाली उत्तर प्रदेश चला जाएगा। अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम सारे वक्फ की संपत्तियों को, सारे मसले और लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं वो हल हो जाएं, और उसके बाद अगर हम इसके ऊपर लेकर आएँ, तो मुझे लगता है कि सारे मामले हल होने के बाद भी इतना बड़ा पैसा आ जाएगा, रेवेन्यू से जनरेट होगा, मतलब वक्फ की आमदनियों से, कि दबे कुचले मुसलमानों को, हमें हो सकता है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से हम जो अनुदान लेते हैं उसको भी हमें बर्डन नहीं पड़ेगा, सरकार पर भी, और हमारे समाज की संपत्तियां डेवलप होंगी, हमारे समाज के लोग आच्छादित होंगे, उससे उनका वेलफेयर होगा। हमारी माताएं बहनें, हमारी जो बेवाएं हैं, जो बेचारी बुजुर्ग बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो बच्चियां पढ़ना लिखना चाहती हैं, उनको उसका फ़ायदा पहुंचेगा सीधी तौर पर। और जो बेरोजगार हमारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन बांधी जा सकती है। तमाम चीज़ें उससे होंगी, तमाम वेलफेयर हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो हर चीज़ हमारे सामने होगी ना। अब अभी आप जाएं, अगर यहाँ से मैं आपको लेके चलूँ, तो यहाँ से आप यहाँ से घूमते चले जाएं हजरतगंज से लेके, और ऐसे घूम कर आ जाएं विधानसभा पीछे से, नॉवेल्टी और इस्लामिया से, यहाँ आ जाइए, हम आपको यहीं तक की दिखा देंगे 50 लाख रुपए की आमदनी। लेकिन वो आमदनी पेपर पे है ही नहीं। आप और हम बात करेंगे कि हाँ इसमें 50 लाख रुपए महीना आएगा कम से कम, लेकिन 50 लाख रुपए वो जा कहाँ रहे हैं? तो वो जो अमेंडमेंट आपने कर दिया कांग्रेस ने, गलत तरीके से जो पावर दे दी वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ बोर्ड अपने मुतवल्ली बिठाकर अपने आप लूट रहा है पैसे। आप तो सब देखा हुआ, आपसे छुपा क्या है? तो जब खाली मैंने इतनी सी जगह में 50 लाख रुपए बता दिया आपको, हजरतगंज से लेके और इस्लामिया कॉलेज होते हुए आप विधानसभा से और टाइम्स ऑफ इंडिया के चौराहे तक चले जाइए, 50 लाख रुपए की आमदनी दिखा देंगे महीने की। एक एक दुकान गिनवा दूंगा मैं आपको, लेकिन इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। ये भी कहा था सच्चर कमेटी ने कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने भी 2017 में सीएजी को भेजा था कि इनसे कहिए अपने अकाउंट्स दें। आज तक इन्होंने अकाउंट्स नहीं दिए, लिखा पढ़ी में मैंने भेजा था। तो इसका मतलब है इनकी जांच भी होना चाहिए, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं पाए हैं, इनकी वजह से बहुत से लोग बर्बाद हो गए, जो मुस्लिम समाज के, जिनको वेलफेयर होना था। तो उसका दोषी कौन माना जाएगा? कांग्रेस दोषी थी, कांग्रेस को जनता ने हटा दिया। लेकिन आज हम जब अमेंडमेंट लेकर आएंगे तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना मोहसिन रजा जी को, जिनका कहना है कि इस बिल के पास होने से जहां आम मुसलमानों को राहत मिलेगी, वहीं वक्फ बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।